संबित, आज मैं शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ। बहुत बुनियादी सवाल है जिसको लेकर मुमकिन है कि जो मेरे बाकी पैनलिस्ट हैं वो सवाल उठाएंगे। वो ये कि सबसे बड़ा सवाल आज वैक्सीन को लेकर है कि कुछ राज्यों की शिकायत है कि वैक्सीन की कमी के चलते वो अभी 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू नहीं कर पा रहे हैं। वजह बताइए। देखिए प्रीति जी, दो प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। पहले तो वैक्सीन के विषय में जो आपने पूछा है, दूसरा तेरा राज्य मेरा राज्य। वैक्सीन को लेकर मैं एक चिट्ठी लेकर आया हूं जिसमें प्रत्येक राज्य के पास आज पाइपलाइन में कितना और स्टॉक में कितना वैक्सीन है इसका हिसाब किताब है। चूंकि महाराष्ट्र के विषय में भी बात हुई, मैं महाराष्ट्र का बता दूं। महाराष्ट्र के पास आज 9,23,060 वैक्सीन स्टॉक में है और पाइपलाइन में 3 लाख वैक्सीन, अर्थात 3 दिन के अंदर 3 लाख वैक्सीन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पहुंचेंगे। जहां तक मई 1 को 18 साल के ऊपर जिन लोगों का वैक्सीनेशन होना है उसका विषय है। देखिए, जब WHO के गाइडलाइंस को मानते हुए भारत सरकार ने फेज वाइज वैक्सीनेशन आरंभ किया। फेज 1 और फेज 2 में सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी जिन लोगों की थी, जो फ्रंटलाइन वर्कर थे, जो 60 साल के ऊपर थे, जो 45 से लेकर 59 तक कोमॉर्बिडिटी वाले थे, और उसके बाद जो 45 से ऊपर बिना कोमॉर्बिडिटी वाले थे, उनको पहले वैक्सीनेशन मुफ्त में मुहैया कराने का मुहिम चला, क्योंकि मोर्टेलिटी उनका सर्वाधिक 90% होता था। ये स्टडी के हिसाब से बताया गया। ये पूरा का पूरा खर्चा वहन केंद्र सरकार करती है, मुफ्त देती है। एक डिमांड उस समय रहा कि आप दूसरों के लिए भी ये खोल दीजिए और राज्यों को नेगोशिएट करने का पावर दीजिए। हमारी सरकार ने ये पूरे प्रोसेस को लिबरलाइज कर दिया, राज्यों के हाथ में नेगोशिएट करने के पावर को दे दिया कि आप भी मैन्युफैक्चरर्स के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, प्राइस नेगोशिएट कर सकते हैं, और कब ये डिलीवरी होगी ये भी नेगोशिएट कर सकते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर होने के नाते ये एक स्वागत योग्य कदम है। सभी राज्यों से निवेदन है वो मैन्युफैक्चरर से नेगोशिएट करें और अपने राज्यों में किस प्रकार से ज्यादा वैक्सीनेशन हो सके उसकी चिंता करें। मैं आपसे और 10 सेकंड लेके दूसरे प्रश्न का भी उत्तर देना चाहूंगा, जिसमें तेरा राज्य मेरे राज्य की बात हुई। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, संजय राउत जी को इस प्रकार से फुट एंड माउथ डिजीज वाली बीमारी जो हम देख रहे हैं वो उन्हें नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र में आज भी थाने में अस्पताल में आग लगने के कारण 4 कोविड मरीजों की मौत हुई है। 2 दिन पहले विरार में हमने देखा 15 आग लगने के कारण 15 मरीजों की मौत हुई थी। उससे पहले कई अस्पतालों में हर दिन आग लगने के कारण मौत हो रही है, और उनके हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि दिस इज नॉट अ नेशनल न्यूज, ये कोई नेशनल न्यूज भी नहीं है। सर्वाधिक केस 60% केस आज महाराष्ट्र से आ रहे हैं। 24 घंटे में 895 डेथ, दिल्ली में 385 हुआ है, तो महाराष्ट्र में 895 डेथ 24 घंटे में हुआ है। एक एम्बुलेंस में 22 लाशों को ठूस करके जानवरों की तरह उन्हें स्मशान घाट बीड़ में लिया जाता है। उसके बाद भी संजय राउत जी को उत्तर प्रदेश में देखने की आवश्यकता पड़ रही है। मैं हाथ जोड़ के संजय राउत जी से कहूंगा, संजय राउत जी, ये राजनीति करने का मौका नहीं है। आप पहले जो मृतक हैं महाराष्ट्र में उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करिए। एक एम्बुलेंस में 22-22, 40-40 लोगों को ठूस करके इस प्रकार की अमानवीय प्रदर्शन मत करिए और लोगों को जलने से बचाइए कम से कम। संजय गुप्ता, क्या दिखाने की कोशिश हो रही है संजय राउत के जरिए? संबित पात्रा कह रहे हैं कि उन्हें चिंता उत्तर प्रदेश की ज्यादा हो रही है, महाराष्ट्र की तरफ देख ही नहीं है। ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र की बात होते ही आंखें बंद कर लेते हैं। नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, ये देश हमारा है। अगर महाराष्ट्र में किसी भी तरह की कोई दुर्घटना घटती है तो जिस तरह से बीजेपी उसके विषय में चर्चा करती है, तो इसी तरह से अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश की स्थिति थोड़ी चिंताजनक होती है तो उसमें अगर कांग्रेस ने या शिवसेना ने या संजय राउत जी ने उस पर चिंता व्यक्त की है तो चिंता व्यक्त करना तो हमारे देश के नेताओं का काम ही है। अगर हम चिंता व्यक्त नहीं करेंगे और उस पर सरकारों को संज्ञान में लेने के लिए नहीं कहेंगे तो फिर राजनीति कैसी और राजनेता किस तरह के? तो अगर आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हालात हुए हैं तो उस पर अगर बात करनी तो इसमें राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए महाराष्ट्र के अंदर कोई दुर्घटना घट गई और वहां पर दुर्घटना घटने के बाद किसी हादसे में लोगों की मृत्यु होती है तो उस पर राजनीति करने की बजाय, उस पर इस तरह की बात करने की बजाय कि सरकार को किस तरह से कटघरे में खड़ा करें, ये देखने की जरूरत है कि जख्मों पर मरहम किस तरह से लगाया जाए। आज केंद्र सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों ही बहुत अच्छे से कोरोना से किस तरह से लड़ा जाए इस मापदंडों को देखने की कोशिश कर रही हैं। और मैं इस बात की प्रशंसा भी करता हूं। मैं मानता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर और केंद्र सरकार के लेवल पर बहुत सी लापरवाहियां हुई है। जो डिसीजन दिसंबर में लिए जाने चाहिए थे ऑक्सीजन प्लांट लगाने के, वो नहीं लिए गए। केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन होम सेक्रेटरी होम द्वारा कई बार कह देने के बावजूद भी
कुछ ऐसी चीजें केंद्र सरकार की तरफ से हुई, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी हुई कि जिससे हमारे देश के अंदर केस बढ़े। क्या कुंभ को रोका नहीं जा सकता था? कुंभ को रोका जा सकता था। संजय आज जिस गुप्ता तरह जी, से यही उत्तर संजय प्रदेश में राउत 2 दिन पहले कह रहे थे कि सारी की सारी गलती अगर किसी की है तो मोदी सरकार की है। नहीं, देखिए केंद्र सरकार तो एक तरह से पिता की तरह होती है और केंद्र सरकार ने जिस तरह से जो नेग्लिजेंसी की है उसके लिए तो बोला ही जाएगा। जिस तरह से ऑक्सीजन प्लांट अच्छा, लगाने मुझे का काम बताइए। केंद्र सरकार को करना